नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। सरधना अपने ऐतिहासिक चर्च के लिए जाना जाता है। सरधना के चर्च एशिया के प्रमुख चर्चों में मुख्य स्थान रखता है। सरधना के इस चर्च का निर्माण 1822 में बेगम सुमरू के द्वारा कराया गया था। तो मैं आज आपको बेगम सुमरू और सरधना का इतिहास की जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 1751 में मेरठ के कोताना क्षेत्र में एक लड़की का जन्म होता है जो इतिहास में आगे चलकर बेगम सुमरू के नाम से प्रसिद्ध हुई। बेगम सुमरू का जो नाम है प्रारंभिक, इनका नाम है फरजाना। फरजाना का अर्थ होता है समझदार। फरजाना के जो पिता हैं, इनकी 2 शादी हुई थी और इनकी जो दूसरी वाइफ थी ये बेगम सुमरू यानी कि फरजाना की माता थी और ये कश्मीर से थी। अब होता यह है कि बेगम सुमरू के जो पिता हैं इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो बेगम सुमरू की सौतेली माँ थी उसका जो लड़का था उसके द्वारा बेगम सुमरू और बेगम सुमरू की माँ को कोताना क्षेत्र से भगा दिया जाता है और ये कुछ पैसे लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में जब तक इनके पास कुछ पैसा रहता है तब तक अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बाद में इन्हें कुछ समय के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। इसी समय दिल्ली में एक महिला के द्वारा जो कोठे पे नाचने गाने का काम करती हैं, इन दोनों माँ और बेटियों का पालन पोषण किया जाता है और बाद में उसी महिला के द्वारा इस बच्ची को नृत्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ये समय भारत में मुगल सम्राट का शासन था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शहंशाह था, लेकिन ये दिल्ली में ना होके ये अवध में अपना जीवन यापन कर रहा था। अब इसी समय क्या था, इस समय भारत में बहुत सारी व्यापारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई हुई थी। तो एक कहानी जो है हमें इनके जो पति जिनकी वजह से ये सुमरू कहलाई उनके विषय में भी जान लेना जरूरी है। देखिए, वाल्टर रेनहोल्ट एक व्यक्ति है जो आगे चलकर सुमरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वाल्टर रेनहोल्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था और कहा जाता है कि ये जो वाल्टर रेनहोल्ट था ये एक अवैध संतान था। इसका मतलब ये था कि असल में कहानी ये थी कि वाल्टर रेनहोल्ट की माँ एक व्यापारी के यहाँ पर काम करती थी और उस व्यापारी के द्वारा इसकी माँ का रेप होता है और उसके बाद जो है इस बच्चे का जन्म होता है। बाद में जब वाल्टर रेनहोल्ट को अपने पिता का जो कुकृत्य है उसकी जानकारी लगती है तो वाल्टर रेनहोल्ट अपने पिता का जो फर्म है उसमें आग लगा के वहाँ से भाग जाता है। पुलिस इसकी खोज करती है, लेकिन ये जर्मनी से फ्रांस आ जाता है। जर्मनी से फ्रांस के समय जब ये जर्मनी से फ्रांस आता है तो जर्मनी से फ्रांस आने के बाद फ्रांस की एक छोटी सी जो नौका थी वो भारत आ रही थी। उसी नौका में बैठ के भारत आता है और भारत में आने के बाद फ्रांसीसी सेना के अधीन एक नौकरी जो है ये कर लेता है। इस समय भारत में जो शासन चल रहा था उसमें ये था कि जो शासन के दौरान क्या था, ज्यादातर शासक यूरोपीय जो कंपनी है इनके कर्मचारियों को नौकरी पर रखना ज्यादा पसंद करते थे। कारण ये था कि यूरोपीय कंपनियां अपने यहाँ प्रशिक्षित सेना रखती थी, क्योंकि भारतीयों के पास प्रशिक्षित सेना की कमी थी। तो ये इसे नौकरी मिलने में कोई ज्यादा इसे नौकरी मिलने में कठिनाई नहीं होती। फ्रांसीसी सेना छोड़ने के बाद ये बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करता है और अंत में ये राजस्थान स्थित जाटों की जो रियासत है उसमें नौकरी करता है। जाटों की रियासत के इस समय जो राजा थे ये थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली के आक्रमण के समय ये उनकी सेना में मुख्य भूमिका निभाता है और उसी दिल्ली के आक्रमण के समय इसकी मुलाकात फरजाना बेगम से होती है। फरजाना इस समय लगभग 14 से 15 साल की थी। दोनों के बीच में मुलाकात होनी शुरू होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्रेम में तब्दील हो जाती है। बाद में वाल्टर रेनहोल्ट क्या करता है, बेगम सुमरू से शादी कर लेता है, यानी कि फरजाना से शादी करता है। अब देखिए यहाँ पे सुमरू शब्द कहाँ से आता है इसको भी जान लेते हैं। वाल्टर रेनहोल्ट का पूरा नाम था वाल्टर रेनहोल्ट सोमरे। इसके जो साथी थे वो इसे प्यार से समरू कहते थे। कारण ये था कि ये दिखने में तांबे के जैसा था, लगभग इसका रंग भारतीयों के जैसा था। तो ये अपने जो सैनिक हैं उनमें समरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब दोनों की क्या होती है, यानी कि वाल्टर रेनहोल्ट जो समरू है और फरजाना जो आगे चलकर बेगम सुमरू के नाम से प्रसिद्ध हुई, फरजाना और वाल्टर रेनहोल्ट की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है, ये जो वाल्टर रेनहोल्ट है ये जवाहर सिंह की सेना को छोड़ के बाद में मुगल सेना में शामिल होता है और मुगल सेना में ये एक अभियान में मुख्य भूमिका निभाता है। उससे मुगल शासक शाह आलम प्रसन्न होता है और इसे सरधना की जागीर का जागीरदार बना देता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये शाह आलम की सेना में मुख्य भूमिका निभाना शुरू करता है और धीरे धीरे इसकी प्रतिभा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी समय क्या होता है, इसी समय आगरा में भी इसे एक छोटी सी जागीर दी जाती है। लेकिन होता यह है कि
ये जो है एक विदेशी नागरिक है और भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, तो भारत की गर्मी को ये लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखिए 7 मई 1781 को वाल्टर एंड हॉट की बुखार के कारण आगरा में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इन्हें आगरा में ही दफनाया जाता है। अब मृत्यु के समय वाल्टर एंड हॉट की भी 2 पत्नियां थीं, एक फरजाना थी और दूसरी पत्नी भी इनकी एक मुस्लिम थी और दूसरी पत्नी से इनके एक पुत्र था जो था जफर याब। लेकिन होता यह है कि वाल्टर एंड हॉट के जो सलाहकार हैं वे फरजाना को सरधना की जागीर जो है हैंड ओवर करते हैं, यानी कि इनकी जो दूसरी पत्नी है और उनके जो लड़का है जफर याब उनको सरधना की जागीर नहीं दी जाती। अब इसके बाद बेगम सुमरू जो है क्या होती हैं, सरधना से शासन करने लगती हैं और फरजाना को अब बेगम सुमरू के नाम से पुकारा जाने लगता है। इसके बाद क्या होता है, 1781 का सन आता है। ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सन में बेगम फरजाना अपना धर्म परिवर्तन करती हैं। ये मुस्लिम धर्म से क्या होती हैं, ईसाई, और अपना नाम ये जोहाना नोबिलिस रखती हैं। हालांकि देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि फरजाना और जोहाना नोबिलिस कौन थी। इन्हें आज भी बेगम सुमरू के नाम से जाना जाता है, यानी कि जोहाना नोबिलिस और फरजाना ये नाम इनके शुरुआती नाम है, लेकिन ये जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई वो बेगम सुमरू के नाम से ही हुई थी। अब ये धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या होता है, धर्म परिवर्तन करने के बाद सेना की जो कमान है वो चूंकि बेगम सुमरू के पास थी, तो सेना में एक सेनापति शामिल होता है। ये बात है लगभग 1787 की, और इस सेनापति का नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस पहले एक छोटे से अधिकारी के रूप में भर्ती होता है, लेकिन बाद में ये एक मुख्य सेनापति के रूप में भूमिका निभाता है और ये बेगम सुमरू के काफ़ी नज़दीक आने लगता है। और जिस समय ये सेना में भर्ती होता है लगभग उसी समय एक और फ्रांसीसी अधिकारी ली वासे भी सेना में शामिल होता है। दोनों का झुकाव बेगम फरजाना यानी कि बेगम सुमरू की तरफ होता है, लेकिन बेगम ली वासे के अधिक करीब आती हैं और ली वासे धीरे धीरे थॉमस को बेगम सुमरू से दूर करने का प्रयास करता है। लगभग इसी समय शाह आलम पे भी रुहेलखंड के एक शासक के द्वारा आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में बेगम फरजाना अपनी सेना लेकर शाह आलम की रक्षा करती हैं, जिससे शाह आलम ज़्यादा प्रसन्न होता है और उसके बाद वो बेगम सुमरू को अपनी बेटी का दर्जा प्रदान करता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ली वासे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ली वासे बेगम के काफ़ी नज़दीक आना शुरू करता है। अब ली वासे क्या करता है, ली वासे बेगम सुमरू के साथ मिलकर थॉमस के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। थॉमस को बेगम सुमरू सेना से हटा देती हैं। थॉमस अप्पा खांडे राव के पास चला जाता है। अप्पा खांडे राव एक मराठा सेनापति था, लेकिन ली वासे यहाँ तक भी नहीं रुकता। ली वासे क्या करता है, बेगम सुमरू के कान भरता है और कान भरने के बाद ली वासे और बेगम सुमरू दोनों थॉमस और मराठा सेना के खिलाफ क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए मन बनाते हैं। लेकिन जैसे ये युद्ध की तैयारी करते हैं और युद्ध करने के लिए जाते हैं तो ली वासे के अधीन जो सेना है वो सेना ली वासे के खिलाफ विद्रोह कर देती है और हालत ये होती है कि जितने भी सेना है वो सारी की सारी सेना थॉमस के साथ जाकर मिल जाती है और बेगम सुमरू को कुछ समय के लिए सरधना से निष्कासित होना पड़ता है। इसके बाद थॉमस ली वासे और बेगम सुमरू की खोज पर निकलता है और इसी अभियान के दौरान दोनों पकड़े जाते हैं, यानी कि बेगम सुमरू क्या करती हैं, सरधना छोड़ के भागने का प्रयास करती हैं और रास्ते में इन दोनों को, ली वासे और बेगम सुमरू को पकड़ लिया जाता है। ली वासे आत्महत्या कर लेता है, बेगम भी आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं, लेकिन बेगम की जान बच जाती है। इसके बाद थॉमस क्या करता है, बेगम सुमरू को कैद कर लेता है। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि वाल्टर एंड हॉट के एक पुत्र भी था जिसका नाम था जफर याब। ये जफर याब भी क्या 1781 में क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है और लुई बाल्थजर रेनहोट के नाम से जाना जाता है। तो ये लुई बाल्थजर रेनहोट थॉमस के साथ मिलकर सरधना की जागीर का मतलब सरधना की जागीर को हैंड ओवर कर लेता है और बेगम सुमरू को क्या कर दिया जाता है, कैद। लेकिन बेगम सुमरू अपनी स्त्री व्यक्तित्व का फायदा उठाती हैं और लिए क्या करती हैं, थॉमस को धीरे धीरे अपने करीब लाने का प्रयास करती हैं और इसमें ये सफल होती हैं। सफल होने के बाद क्या होता है, थॉमस इनके प्रभाव में आकर इन्हें मुक्त कर देता है और मुक्त करने के बाद सरधना की जो जागीर है वो वापस से किसके पास आ जाती है, बेगम सुमरू के पास। और बेगम सुमरू जफर याब को, यानी कि जो लुई वाल्थर रेनहोट कहलाता है, उसे कैद कर लेती हैं और कैद करने के बाद क्या होता है, कैद में ही 1802 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1802 में ही थॉमस की भी मृत्यु होती है और 1802 सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1802 और 1803 के आसपास मराठों, जो उस समय मराठे जो थे, मराठे क्या कर रहे थे, मराठों का दिल्ली पर अधिकार हो चुका था क्योंकि मराठों ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। लेकिन अंग्रेज
मराठों को इस समय जीत लेते हैं और इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली और उसके आसपास की जो रियासत हैं ये अब अंग्रेजों के अधीन आ जाती हैं। तो बेगम सुमरू इसी समय कार्नवालिस भारत में जो है कार्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल था। तो बेगम सुमरू कार्नवालिस के साथ मिलके अपनी सेना को बचाने का प्रयास करती हैं। कारण ये था कि अंग्रेज जिस क्षेत्र को जीत लेते थे और जो उनके अधीन रियासत थी वे छोटी छोटी रियासत भी उन्हीं के हैंड ओवर हो जाती हैं। तो बेगम सुमरू को यह डर था कि कहीं सरधना की जागीर भी अंग्रेज हड़प न ले, इस वजह से बेगम सुमरू अंग्रेजों के पाले में चली जाती है। और यहाँ से क्या होता है, इसके बाद अंग्रेजों के साथ बेगम सुमरू का कोलैबोरेशन होना शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, जफर याब जिसकी 1802 में मृत्यु हो गई थी, जफर याब की कुछ संतानें थीं। इन्हीं संत होता है जिनका नाम था डेविड। ये डेविड बेगम समरू इस डेविड को गोद ले लेती हैं और यही डेविड बेगम समरू का दत्तक पुत्र कहलाता है। इसके बाद बेगम समरू 1822 में सरधने में एक भव्य चर्च का निर्माण कराती हैं और 1834 में ये सरधने में एक महल बनवाती हैं। ये महल आज एक स्कूल में परिवर्तित हो चुका है। ये है सेंट चार्ल्स कॉलेज। और इसके बाद 27 जनवरी 1836 को बेगम समरू की मृत्यु हो जाती है। तो ये था बेगम समरू का सच। आज के लिए धन्यवाद।